ऐसी कई फिल्में हैं जो केवल मनोरंजन करती हैं, हमें जश्न मनाने, हंसने, रोने और बाहरी दुनिया के सामने हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसी भी फिल्में हैं जो हमें एक एंटरटेनिंग प्लॉट के साथ बांधे रखती हैं और हमें आनंद लेने के लिए प्रेरित करती हैं और स्क्रीन पर एक तरह की संतुष्टि, एक तरह की उपलब्धि के साथ विदा लेती हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कला के उस व्यावसायिक मूल्य को लक्ष्य बनाती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो कला के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। कुछ को पसंद किया जाता है, कुछ को नापसंद किया जाता है, कुछ को प्यार किया जाता है और कुछ को नफरत की जाती है। कुछ को हमेशा के लिए मनाया जाता है और याद किया जाता है, जबकि अधिकांश को भुला दिया जाता है। और फिर एक ऐसी फिल्म आती है जो केवल आपका मनोरंजन नहीं करती और किसी भी भावना को व्यक्त करने में हेरफेर करने की कोशिश नहीं करती, जिसमें एक टाइट प्लॉट की विलासिता नहीं है, लेकिन ये आपको अंदर तक हिला देती है। ये आपकी कल्पना से परे तरीकों से आपको बहुत प्रभावित करती है और ये महज कुछ घंटों तक नहीं बल्कि जीवन भर आपके साथ चलती है। अगर मुझे एक ऐसी फिल्म चुननी है जिसने मुझे इतना प्रभावित किया है, क्योंकि अगर कोई ऐसी फिल्म है तो देशभक्ति का जिक्र करते समय मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है तो वो आशुतोष गोवारिकर की स्वदेश होगी। और अगर मुझसे ये 90s के दशक में पूछा जाता तो बेशक इसका जवाब बॉर्डर होता, लेकिन उम्र के साथ आपको एहसास होता है कि आम नागरिकों के लिए देशभक्ति अधिकांश भावनाओं की तरह भीतर की ओर देखती है, न कि सीमाओं के पार। एक बच्चे के रूप में जब मैंने ये फिल्म पहली बार देखी थी तब मैंने एक ऐसी अनुभूति महसूस की थी जो आज थिएटर में बजने वाले राष्ट्रगानों से भी दोहराई नहीं जा सकती, जिस पर आगे चर्चा रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं वाई सिनेमा। फिल्म की शुरुआत में मोहन अंतरिक्ष में उपग्रहों को लॉन्च करने का अथक प्रयास करता है, लेकिन घर आते ही उसे एक अलग दुनिया दिखाई देती है। उसके जीवन में खालीपन है जिसे वो अपने बचपन की याद कावेरी अम्मा को वापस लाकर भर सकता है। और इसी तरह शुरू होती है एक यात्रा जो उसकी मातृभूमि की ओर जाती है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि प्रवासी अनुभव एक गहरे अलगाव की भावना से भरा होता है, जहाँ व्यक्ति भौतिक रूप से समृद्ध होता है लेकिन सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से खाली महसूस करता है। और फिर सवाल आता है कि क्या हम अपने जड़ों से कटकर सच्ची पहचान और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारी जड़ें ही हमें परिपूर्ण बनाती हैं। हम देखते हैं कि मोहन के सपने और गांव की वास्तविकताएं दो विपरीत बिंदु हैं। एक तरफ जहां मोहन का सपना एक तकनीकी रूप से उन्नत, सुखी और संपन्न जीवन है, तो वहीं दूसरी ओर गांव की कड़वी सच्चाइयां हैं जिसमें गरीबी, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। फिल्म में दिखाती है कि कैसे एक सपने को वास्तविकता से जोड़ा जा सकता है और कैसे हमें अपने सपनों को सामाजिक सुधार के साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। ये विचार हमें सिखाता है कि सपने केवल तभी सार्थक होते हैं जब वे समाज की वास्तविकताओं के साथ जुड़ते हैं। लगान जैसी संगीतमय खेल ड्रामा करने के बाद आशुतोष गोवारिकर ने अपेक्षाकृत कम नाटकीय कहानी लिखने का फैसला किया। उनकी फिल्म लगान को अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और इसलिए उन्होंने इस खास समय को चुना जब उनकी आवाज को पहचाना जाएगा, जो पहले से कहीं ज्यादा जोरदार होगी। बाबू कुटीनामा किताब से प्रेरणा लेते हुए जो NRI जोड़े के वास्तविक जीवन की कहानी है, गोवारिकर ने इसे बायोपिक के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली दार्शनिक व्यक्तित्व के रूप में आगे बढ़ाया। स्वदेश घर वापसी के साथ साथ पुनः खोज की कहानी है, साथ ही यह घर के विचारों को समर्पित एक प्रेम पत्र भी है। मोहन जिस कैरावैन से उस गांव में आया था वो उसके छोटे से गांव के लिए बहुत बड़ा था, ठीक वैसे ही जैसी उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। पर हम देखते हैं कि पंचायत की अव्यवस्थित कामकाज, बुनियादी संसाधनों की कमी और ग्रामीण इलाके की विचित्र व्यवस्था के बीच मोहन अपने कैरावैन और बोतलबंद पानी से आगे बढ़कर जमीन के लोगों को महसूस करता है। हम देखते हैं कि मोहन को लगता है कि वो समाज के वास्तविक मुद्दे को समझ गया है, लेकिन वो उस क्षण तक कभी नहीं हिल पाया था। वह क्षण जिसे कावेरी अम्मा ने बनाया था, यह उनका सोचा समझा जोखिम था जो उन्होंने उठाया, क्योंकि वो जानती थी कि मोहन को घर वापसी की जड़ें तभी मिलेंगी जब वो अपने आश्रय, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलेगा। फिल्म के एक सीन में जब मोहन हरिदास के पास जाता है तब हरिदास की कठोर सच्चाई मोहन को उस गहराई तक चोट पहुंचाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे एहसास होता है कि हमारे समाज की यह समस्या कितनी गहरी है। यह उसे चांद की चमक से भरी उस हृदय विदारक रात में सोचने पर मजबूर करती है। उसे हर पल उस गरीब आदमी के शब्दों की गूंज सुनाई देने लगती है जो अपने परिवार की बेहतरी के लिए अपना पेशा बदलना चाहता था, पर अंत में उसके पास अब बेबसी और शर्म के अलावा कुछ भी नहीं था। और ये बातें मोहन के भीतर घर कर गई। उसने जो उनके यहाँ खाना खाया था उसका स्वाद अभी भी उसके दिल में महसूस किया जा सकता था। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर कमजोर होने के बावजूद सच्चाई उसे ठीक वैसे ही अस्थिर बनाती है जैसे मिट्टी आकार लेने के लिए तैयार होती है। और यहाँ मोहन भी ढलने के लिए तैयार है, एक बेहतर इंसान और एक बेहतर भारतीय बनने के लिए। इस फिल्म में पानी का भी एक अहम किरदार है। मोहन इस रंगहीन रासायनिक पदार्थ के महत्व को समझता है जो पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद के लिए एक बोतलबंद मिनरल वाटर रखना पसंद करता है, उसे इसके अस्तित्व का एहसास कराने के लिए कुछ खास की आवश्यकता होती है। और इसी संदर्भ में उसकी मुलाकात स्टेशन पर एक वाटर बॉय से होती है। जब मोहन पहली बार अपने मातृभूमि की जीवन रेखा का स्वाद चखता है तब शाहरुख के अंदर का अभिनेता सामने आता है। वह मिट्टी के ठंडे पानी के कप के लिए मात्र 25 पैसे चुकाता है और आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं
कि कैसे इस दृश्य को कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है, जिसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। एक शानदार स्कोर के साथ ए आर रहमान शाहरुख के साथ मिलकर एक ऐसा भावनात्मक विचलित करने वाला लेकिन यादगार दृश्य बनाते हैं जो हमेशा के लिए सबसे प्रभावशाली दृश्यों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। फिल्म का क्लाइमैक्स किसी मसाला फिल्म के बड़े एक्शन ब्लॉक की तरह नहीं है, जिसमें एक नायक कई गुंडों को पीटता है। बिजली पैदा करने के लिए पानी की धारा लाकर उस दिन मोहन ने जो रास्ता बनाया था वो एक स्वदेशी आंदोलन की तरह था, जिसने गाँव को सशक्त बनाया। ए आर रहमान की दिल छू लेने वाली आवाज के साथ क्लाइमैक्स का सीक्वेंस पूरी तरह से सभी अवरोधों को तोड़ देता है और हमारी आंखों से स्वादिष्ट नमकीन पानी की धारा को बाहर निकाल देता है। जब मोहन ग्रामीणों से विदा लेता है तब मिला राम के शब्द, अपने आंगन की बेल दूसरे के घर में फुले फुले तो घर के अरमान माटी में मिल जाते हैं। इट्स लाइक अपनी चौखट का दिया और गिविंग लाइट टू नेबर्स हाउस। वो कभी अमेरिका में व्यवसाय खोलने का सपना देखता था, जो हमें चरणपुर के एक और मोहन की सार्थक उपकथा की याद दिलाता है। हम फिल्म के लोगों में देखते हैं कि स्वदेश के टाइटल के साथ वी द पीपुल लिखा दिखता है, जिसका बेहद गहरा अर्थ है जो हमें पूरी फिल्म देखने के बाद समझ आती है। जिसे अगर मैं संक्षेप में समझाऊं तो मोहन ने चरणपुर के ग्रामीणों के साथ मिलकर यह साबित किया कि राष्ट्र कुछ और नहीं है बल्कि जनता है, न कि कोई सरकार और न ही कोई अधिकारी बल्कि जनता। एक सीन में हम यहाँ दुकान का नाम पाथ फाइंडर देख सकते हैं। जब कोई ऐसी यात्रा पर निकलता है तो उसे एक दोस्त की आवश्यकता होती है। जैसे हनुमान ने रावण के विरुद्ध राम की सहायता की थी, वैसे ही डाकिया निवारण दयाल श्रीवास्तव जो स्वयं हनुमान के भक्त हैं, जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष और समाज के उत्थान में मोहन की सहायता करते हैं। और यहाँ चरणपुर में उनसे परिचय होने पर रामायण का सिंबोलिज्म पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। तो अंत में सवाल ये आता है कि आखिर इस तरह के सिनेमा जिसे आज लोग क्लासिक बता रहे हैं, अपने रिलीज के वक्त फेल कैसे हो गई। तो जैसा कि लोग ही कहते हैं कि सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है, और जब कोई सिनेमा अपने समय से आगे रहने की कोशिश करता है तो वो असफल हो जाता है। 2004 के दर्शक आज की तरह जागरूक नहीं थे। आज 3 घंटे की फिल्म काफी लंबी है, जबकि उन दिनों ये मानक था। अनुराग कश्यप जैसी फिल्में और बायोपिक भी उन दिनों आम नहीं थी। इरफान खान जैसा कोई व्यक्ति हिंदी मीडियम, ब्लैकमेल, द लंच बॉक्स या मदारी जैसी फिल्मों में, और वो भी मुख्य अभिनेता के रूप में, 2 दशक पहले कभी नहीं देखा गया था। इसी तरह सूरज बढ़ जातिया जैसी फिल्में आज फ्लॉप हो रही हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किसी फिल्म के सफल और असफल होने में भी वक्त का अहम रोल रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर ये बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो लाइक और अनलाइक करते जाना। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे ही टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।